हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एक्सेलरेशन जो होता है उसके दो टाइप हमने पढ़े थे, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेकंड वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है एंड सेकंड टाइप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमको अच्छे से पता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स ने क्या कहा था कि वेन एवर देर इज एक्सेलरेशन, अगर कभी भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है तो बिहाइंड दैट एक्सेलरेशन देर इज अ फोर्स ड्यू टू विच दैट एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। अगर कहीं पे भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है तो उस एक्सेलरेशन के पीछे कोई ना कोई फोर्स चाहिए कि जिस फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर किसी केस में फोर्स जीरो होगा तो उस केस में एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए, या तो फिर एक्सेलरेशन जीरो है तो उस केस में फोर्स भी जीरो होना चाहिए। ये किसने कहा था? दिस इज स्टेटेड बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब हमारा जो एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का, तो हमें सर्कुलर मोशन में पता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन होता है या नहीं होता। तो हमारे पास एक्सेलरेशन है, विच एक्सेलरेशन? तो हमारे पास बेसिकली हम लर्न करने वाले हैं रेडियल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक एक्सेलरेशन प्रेजेंट है विच इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। कि ऐसा एक एक्सेलरेशन है कि जो रेडियस के साथ चलता है लेकिन उसका डायरेक्शन रेडियस के डायरेक्शन से अपोजिट है। समझो अगर ये हमारा रेडियस होता है, ये पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, देन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस टुवर्ड्स द सेंटर होगा, दैट इज द टुवर्ड्स द पॉइंट ओ। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रेजेंट होने वाला है कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल का मीनिंग होता है अलोंग द रेडियस, उसे ही हम कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल का मीनिंग होता है सेंटर सीकिंग। यहाँ पे जो हमने सेंट्रीपेटल लिखा है इसका मीनिंग होने वाला है सेंटर सीकिंग, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर। अगर उसके आगे हम लिखते हैं फोर्स तो इस फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपेटल के आगे अगर हम लिखते हैं एक्सेलरेशन तो इसका मीनिंग क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन होने वाला है टुवर्ड्स द सेंटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सेलरेशन की जो रेडियल एक्सेलरेशन है एंड इट इज द टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब देखो कि हमारा ये जो मोशन था इसमें अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इस एक्सेलरेशन के पीछे कोई ना कोई फोर्स चाहिए एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो यहाँ पे फोर्स भी होना चाहिए एंड जो फोर्स होने वाला है उस फोर्स को कहने वाले हम सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में कौन होना चाहिए? तो उसी डायरेक्शन में होता है फोर्स। यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इस केस के लिए क्या होने वाले? दोनों भी सेम होने वाले। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जाएगा उसी डायरेक्शन में फोर्स जाने वाला है। तो इस फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा? इस फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा? द फोर्स which is directed towards the center and along the radius of circle is called as centripetal force। simply अगर कहेंगे जो भी फोर्स होता है when a body performs a circular motion, ये फोर्स लेकिन कब प्रेजेंट होने वाला है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन की। तो इसलिए डेफिनेशन में सर्कुलर मोशन जो है उसका हमें नाम लेना बहुत जरूरी है। When a body performs a circular motion, then a force which is directed along the radius and towards the center of circle is called as centripetal force। तो इस केस में सेंट्रीपेटल फोर्स का डेफिनेशन हो गया। तो अब हमें बेसिक फॉर्मूला पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स है एंड यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो भी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ए आर लिख सकता हूँ या नहीं लिख दिया तो भी चलेगा क्योंकि आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है जिसे हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं इसके तो हमारे पास फॉर्मूले है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो था माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, या तो फिर आप इसे लिख सकते थे माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो हमारे पास इसके दो फॉर्मूले हैं, यानी कि आप इस फॉर्मूले का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आप रख सकते हो।
तो देखो, तो फिर फोर्स का फॉर्मूला होने वाला है m एज इट इज एंड दिस r ओमेगा स्क्वायर r को हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस r ओमेगा स्क्वायर। निगेटिव साइन इंडिकेट क्या करने वाला है यहाँ पे निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो रेडियस वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। रेडियस वेक्टर किधर जा रहा है हमारा, तो रेडियस वेक्टर टुवर्ड्स द ए। यहाँ पे अगर हम रेडियस वेक्टर निकालेंगे तो ये होगा टुवर्ड्स द ए, फोर्स एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट ओ, इसलिए इसको हमें लिखना पड़ेगा नेगेटिव। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको हमें नेगेटिव नहीं लेने का, तो उस केस में हम इसको पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, यानी कि बेसिकली ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। यहाँ पे हम वेक्टर लिख देंगे तो ये वेक्टर फॉर्मेट में हो गया। और अगर हम इसके साथ रिलेट करेंगे वी स्क्वायर बाय आर, तो हम इसे लिख देंगे माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर आर जीरो से, यूनिट वेक्टर आर जीरो। अब देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर जीरो से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, तो ये इस आर जीरो का वैल्यू यूनिट वेक्टर जो कैप लिखा है हमने, तो इसका वैल्यू होता है 1। ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने वाला है। इस केस में ये क्या कहने वाला है, सिर्फ डायरेक्शन को ही मेंशन करने वाला है, क्योंकि इस रेडियस के ऊपर हमने कुछ भी बार नहीं रखा, यानी कि जो ऊपर लाइन लिखते हैं वो हमने नहीं लिखा। इसलिए उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप साइड्स में उसको यूनिट वेक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हमको पता है अगर किसी भी चीज को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या तो फिर डिवाइड करते हैं, उससे उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता। तो इसका वैल्यू क्या है 1। 1 से इस इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो फिर डिवाइड करेंगे, उससे उसमें तो कुछ चेंज आने वाला नहीं है, लेकिन ये लिखने से हमें डायरेक्शन पता चलता है। इसलिए अगर हमें वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है तो आप ये दोनों में से जो भी आंसर होगा उसको टिक कर सकते हो। और बेसिकली अगर हमें लिखना है सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो f का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, तो f इज इक्वल टू हम सिंपली लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर या तो फिर एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये फॉर्मूला आपको 10th स्टैंडर्ड में ही हुआ था। 10th स्टैंडर्ड का जो ग्रेविटेशन था उसमें सबसे पहली बार सेंट्रीपिटल फोर्स का जिक्र किया था, जिसमें फोर्स का फॉर्मूला लिखा था F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स था। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो लिखना पड़ेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड सेकंड इज एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन पता चल गया, फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया, वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं वो भी समझ में आ गया, एंड सेकंड थिंग कि इसका डायरेक्शन क्या होगा वो डायरेक्शन भी हमें समझ में आ गया। यानी कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी चीज के ऊपर लगता है तो वो चीज सेंटर की तरफ खींची जाती है। तो ये हो गया बेसिक सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे कि एग्जांपल अगर देखेंगे दैट इज द अगर हमने एक स्ट्रिंग लिया, समझो यही एग्जांपल है, और यहाँ पे अगर हम स्टोन अटैच करते हैं, यहाँ पे स्टोन होगा एंड दिस इज द स्ट्रिंग, तो इस केस में ये स्टोन अवे जाने की कोशिश करने वाला है। लेकिन ये स्ट्रिंग क्या करता है, ये स्ट्रिंग जो होता है, ये स्ट्रिंग इस स्टोन को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, इसलिए ये स्टोन अवे नहीं जा पाता। तो इस केस में ये जो टेंशन डेवलप होने वाला है, इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा, तो ये टेंशन इक्विवेलेंट होगा इस सेंट्रीपेटल फोर्स के। देखो यहाँ पे जो टेंशन है, टेंशन का मीनिंग ही क्या होता है, फोर्स, और ये टेंशन किस तरफ जा रहा है, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये टेंशन का ही मीनिंग क्या होता है, तो इसी टेंशन का मीनिंग होता है फोर्स, यानी कि टेंशन को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स। लेकिन ये कौन सा फोर्स होगा, तो ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला पता है, वो था एम आर ओमेगा स्क्वायर या तो फिर एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो इस टेंशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि जो टेंशन डेवलप हुआ उस टेंशन का वैल्यू अगर किसी ने पूछा तो वो वैल्यू होने वाला एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये तो हो गई टेंशन की बात। अगर हम इसको और डिफरेंट फॉर्म में अगर आप लिखते हो, समझो कि यहाँ पे कोई व्हीकल है, हम इसी केस में कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे कोई व्हीकल है, तो ये जो व्हीकल होगा, तो ये व्हीकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो इस केस में जो फोर्स लगने वाला है ये भी होगा टुवर्ड्स द सेंटर, और इसका स्पीड अगर यूनिफॉर्म रखेंगे हम, जो भी व्हीकल, याद से रखो इसका स्पीड अगर हम यूनिफॉर्म रखते हैं तो यहाँ पे जो व्हील्स होंगे इस व्हीकल के
तो उनमें फ्रिक्शन डेवलप होगा एंड दैट फ्रिक्शन इज अगेन इक्विवेलेंट टू द सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स को हम लिख सकते हैं इक्वल टू द सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके फॉर्म में, तो ये होगा सेंट्रीपेटल के फॉर्म में, सेंट्रीपेटल के फॉर्म में। तो हमारे पास फिर से फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू फिर से एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। फिर ये रिएक्शन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिक था जो 11th में हुआ था। तो ये थे बेसिक पॉइंट रिलेटेड टू। अब देखो हमने धीरे धीरे स्टेप्स में क्या पढ़ा, जब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे तो हमने उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद फोर्स। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है एंड इफ दैट बॉडी मूव्स तो वहां पे वर्क भी प्रोड्यूस होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि इस केस में वर्क कितना प्रोड्यूस हुआ एंड अगर वो प्रोड्यूस होता है तो उसका फॉर्मूला भी क्या होगा। तो बेसिकली आपको वो सीक्वेंस याद रहना चाहिए कि किस सीक्वेंस से हम आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि वर्क क्या होता है। तो देखो बेसिकली हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड ये जो क्वांटिटी आती है वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। तो इसको हम आगे चल के लिखते हैं F इंटू डॉट S कॉस थीटा, क्योंकि ये था स्केलर क्वांटिटी और थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल होता है उसको हम लिख देते हैं थीटा। अगर ये एंगल 0 होता है तो हम उसको लिखते हैं सिर्फ F इंटू एस। तो अब इस केस में देखेंगे, समझो कि हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे होगा हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी v, ये फोर्स का डायरेक्शन और यहाँ पे हमारा स्टोन। तो अब देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि हम ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कंसिडर करते हैं कि अगर ये पॉइंट B होगा तो B पॉइंट के लिए हम सिर्फ काउंट करने वाले। तो अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा एंड फोर्स का डायरेक्शन ये। तो यहाँ पे एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे F S cos 90 तो ये आंसर आता है 0, यानी कि इस केस में वर्क कितना हुआ, तो वर्क इज 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल था। इसीलिए जो सर्कुलर मोशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो भी वर्क डन होता है वो वर्क डन हमेशा रहने वाला है 0, क्योंकि उस केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल प्रेजेंट होता है दैट एंगल वाज 90 डिग्री। इसलिए वर्क का वैल्यू कितना होने वाला है, हमेशा 0। मोस्ट ऑफ द टाइम जब MCQs आते हैं CET लेवल के लिए तो उसमें ये वर्क पूछा जाता है एंड वैल्यू ऑफ वर्क कितना होना चाहिए, 0। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको 11th का अच्छा नॉलेज होगा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड 12th का जो स्टार्टिंग है तो उसके ऊपर से आप बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ सकते हो। फिजिक्स के लिए रट्टा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। हमें क्या करना है, तो हमें सिर्फ वो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े, तो यहाँ पे हमने वेक्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ ली। तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट से हमें उसका डायरेक्शन वगैरह, डायरेक्शन जो आता है वो डायरेक्शन पता है, इसलिए हम ये बेसिकली सॉल्व कर पाते हैं। इसके अंदर भी हमने आप भी देखा था फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए आपको फ्रिक्शनल फोर्स के जो कॉन्सेप्ट है वो याद रहना चाहिए। अगर जितने भी चैप्टर हमने 11th में किए थे वो अगर आपको अच्छे से याद है तो आप आसानी से 12th का सिलेबस जो है वो आसानी से अच्छे तरह से लर्न कर पाओगे। तो ये बेसिकली हमने सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में पढ़ा। इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया कि अगर कोई भी स्टोन होता है उसको अगर हम टाई करेंगे एंड रिवॉल्व करेंगे तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है। सेकंड एग्जांपल कंसीडर करेंगे हम इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है। यानी कि ये इस ऑर्बिट को छोड़ के चला नहीं जाता,
ये हमेशा अट्रैक्ट किधर होता है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, यानी कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्टेड बाय अ फोर्स कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगा वो कौन सा फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। आ गया समझ में? तो ये था इसका एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल कंसीडर करेंगे कि अर्थ रिवॉल्व्स। तो हमें पता है कि अर्थ कहाँ पे रिवॉल्व होता है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो यहाँ पे हम इसको सन लिख देंगे, ये हो गया अर्थ। क्या चेंज हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ लेबलिंग जो था वो हमने चेंज किया। तो इसमें भी क्या होने वाला है, यहाँ पे तो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है, लेकिन इस केस में जो टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाला फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे कौन सा फोर्स आ रहा है, सेंट्रीपिटल। तो दोनों भी क्या होने वाले, इक्वल ही होने वाले। इसलिए इस केस में भी जो एग्जाम्पल हमने लिया कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो इस केस में जो अर्थ के ऊपर फोर्स लगने वाला है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपली याद रखेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके अंदर उसको सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता तो वो रिवॉल्व नहीं हो सकता। यानी कि सिंपली जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वहां होना कंपलसरी जरूरी है। नाउ सेकंड पॉइंट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमने अभी सेंट्रीपिटल के बारे में पढ़ा, तो अब पढ़ने वाले सेंट्रीफ्यूगल। बेसिकली जब हम दोनों का नाम साथ में लेंगे तो आपको बेसिकली ये तो याद आ गया होगा कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। दोनों फोर्सेस अपोजिट ही होना चाहिए। तो बेसिकली देखो, अगर हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसमें डायरेक्शन क्या होता है, इसमें डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स सेंटर। टूवर्ड्स क्या होना चाहिए, सेंटर। तो अगर हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। तो ये बेसिक पॉइंट हो गया। अब बात करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया कहां से, ये क्यों लाया गया, तो उसके लिए हम एक डायग्राम कंसीडर करेंगे। समझो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई भी बॉडी आप पार्टिकल कंसीडर कर सकते हो। तो देखो, अगर हम यहाँ पे इसको सेंटर कंसीडर करेंगे एंड दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही कंसीडर करते हैं, यानी कि मैक्सिमम जितने भी फिजिक्स में हमने एग्जांपल लिए तो हर केस के लिए हमने एंटी क्लॉकवाइज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन करने वाला है। व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, तो इसके लिए एक फोर्स का होना जरूरी है। कौन सा फोर्स, हमने पढ़ा था अभी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। अब जब फोर्स सेंटर की तरफ जा रहा है तो एक्सलरेशन जो होगा, रेडियल एक्सलरेशन, वो भी किस डायरेक्शन में होने वाला है, दैट इज आल्सो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये बेसिक डायग्राम हमने बना लिया। अब बेसिक पॉइंट, अगर ये स्टोन सर्कुलर मोशन प्रीफर कर रहा है एंड वो अगर इस कंडीशन में है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए। जो स्टोन होगा या तो फिर जो भी पार्टिकल होगा, इसके ऊपर अगर डाउनवर्ड फोर्स आता है तो वो सेंटर की तरफ आना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। हर बार वो जो पार्टिकल के अगर हम डिफरेंट पोजीशन निकालेंगे तो उसका सेंटर से लेके जो डिस्टेंस होगा, हर केस में वो डिस्टेंस हमेशा सेम ही होता है, वो डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो रहा। यानी कि इस केस में ये पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे ऊपर रिवॉल्व होने वाला है। अगर इसके ऊपर फोर्स भी लगा तो ये सेंटर की तरफ नहीं जा रहा। इसका मतलब अगर ये सेंटर की तरफ नहीं जा रहा तो इसका मतलब इस पार्टिकल को कोई तो भी ऐसा फोर्स है जो इसे अपवर्ड डायरेक्शन में लाने वाला है। अगर हम ये सेकंड वाला केस कंसीडर करेंगे कि अगर पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई तो भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाला है, यानी कि हमेशा वहां पे एक सेकंड फोर्स लग रहा है। समझो हम इसको अगर F1 लिख देंगे तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा F2, और F2 इस ऑब्जेक्ट को
बाहर की तरफ खींच रहा है। जब भी हम इसकी बात करेंगे तो ये इसको बाहर की तरफ खींच रहा है F2। अब देखो, अगर F2 बाहर की तरफ खींच रहा है तो ये पार्टिकल ऊपर जाना चाहिए या तो फिर इस सर्कल को थोड़ा सा और इसका रेडियस बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रेडियस ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस F1 एंड F2, दोनों फोर्सेस कौन से F1 एंड F2 हैव सेम मैग्नीट्यूड। दोनों का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, जो भी वैल्यू होगा, वो वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट वैल्यू मस्ट बी सेम। लेकिन डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि F2 अपवर्ड जा रहा है तो F1 डाउनवर्ड आ रहा है। तो इस केस में इनका डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो भाई देखो यहाँ पे एक फोर्स डेवलप हुआ जिसके वजह से ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट मेंटेन कर रहा है, यानी कि जहां पे है वहीं पे वो स्टॉपिंग कंडीशन या तो फिर उसका जो डिस्टेंस है वो O से लेके हमेशा के लिए वो डिस्टेंस सेम ही होता है, यानी कि वो जहां पे है तो इसका रेडियस कभी चेंज नहीं हो रहा, यानी कि वो उसी पॉइंट पे O से लेके। तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हुआ F2, इसका हमें रीजन देखना पड़ेगा कि ये क्यों डेवलप हुआ। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि F2 के वजह से द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन मेंटेन्स द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो, हमने न्यूटन्स लॉ जब पढ़ा था 11th में, सेकंड न्यूटन्स लॉ, तो उसमें एक कंडीशन भी थी कि व्हेन देयर इज एक्सेलरेटेड मोशन, व्हेन देयर इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। अब सबसे पहले देखेंगे कि एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। ऑलरेडी हमने ये सेकंड लेक्चर में देखा था कि एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का जो सेकंड लेक्चर वो भी आप देख सकते हो, लेकिन बेसिकली मैं अभी इस पॉइंट के लिए बोल देता हूँ। अगर किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस अगर हमें करना है तो उसके वेलोसिटी जो होता है, उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होना ज़रूरी है, उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होना ज़रूरी है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता तो उसका डायरेक्शन तो भी चेंज होना ज़रूरी है। दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ होती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब देखो इस केस में क्या होने वाला है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कॉल्ड एज टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा और यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह से होगा। यानी कि हर केस में जो वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो देखो डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ तो भी चलेगा, डायरेक्शन चेंज हुआ किसका, वेलोसिटी का, तो क्या प्रोड्यूस होने वाला है, एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि इस केस में एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, यानी कि जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं हर सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। अब देखो न्यूटन ने क्या कहा था, व्हेन देयर इज एक्सेलरेटेड मोशन, अगर कभी भी एक्सेलरेटेड मोशन आता है तो वहां पे एक इमेजिनरी फोर्स एक्ट, देन इमेजिनरी फोर्स इज प्रोड्यूस, इमेजिनरी फोर्स इज प्रोड्यूस। तो वहां पे एक इमेजिनरी फोर्स प्रोड्यूस होने वाला है एंड दैट इमेजिनरी फोर्स इज कॉल्ड एज सीडो फोर्स। तो हमने उसका नाम दिया था सीडो फोर्स। ये पूरा पॉइंट 11th में हमने कवर किया है, दैट इमेजिनरी फोर्स इज कॉल्ड एज सीडो फोर्स, दैट इज नॉट अ रियल फोर्स। हम दो तरह के फोर्सेस पढ़ते हैं, जो रियल होते हैं एंड सेकंड इमेजिनरी। तो जो इमेजिनरी फोर्सेस होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं सीडो फोर्स। तो देखो यहाँ पे सीडो फोर्स प्रोड्यूस होगा, सर्कुलर मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन की वजह से वो एक्सेलरेटेड मोशन भी हुआ। एक्सेलरेटेड अगर होता है तो वहां पे एक इमेजिनरी फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, इमेजिनरी फोर्स डेवलप हुआ, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो इसका डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। जो भी एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में सीडो फोर्स डेवलप होता है। हमारे पास एक्सेलरेशन कहाँ पे, देखो ये वाला एक्सेलरेशन, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन यानी क्या होगा, अपवर्ड। तो इसके अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में
जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सीडो फोर्स। तो यहाँ पे F2 जो है इसे कहेंगे हम सीडो फोर्स, और इस सीडो फोर्स को ही आगे चल के हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी को हम क्या कहने वाले, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमें ये बेसिकली समझ में आ गया कि F2 क्यों डेवलप हुआ और कैसे डेवलप हुआ एंड उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो ये F2 डेवलप हुआ। अब हमें पता है कि F1 इज इक्वल टू क्या होता है, F2। तो F1 का वैल्यू mv² डिवाइडेड बाय r, ये निगेटिव में होता है। तो F2 का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम इसको प्लस में लिखेंगे mv² डिवाइडेड बाय r। दोनों केस में रेडियस सेम होने वाला है, मास भी सेम होने वाला है एंड वेलोसिटी भी। सिर्फ चेंज कहाँ पे है, डायरेक्शन में। तो हमने इसको निगेटिव से इंडिकेट किया, F1 को निगेटिव से एंड F2 को पॉजिटिव से, यानी कि ये फोर्स हमेशा आगे जाने के लिए प्रोड्यूस होता है। तो इसका डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हमें डेफिनेशन लिखना है सेंट्रीफ्यूगल का, तो हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन देन अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन पार्टिकल along the radius but away from the center of circle is called as centrifugal force। जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस केस में अगर उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है जिस फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होगा तो उसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल, एंड टुवर्ड्स सेंटर होता है तो उसको कहेंगे सेंट्रीपेटल। तो ये बेसिक डिफरेंस है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। तो ये बेसिक लॉजिक था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अगर हम इसके बात करेंगे एग्जांपल कि ये एग्जैक्टली क्या करता है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू ज्यादा हुआ तो यहाँ पे जो पार्टिकल है ये सेंटर से आगे जाना स्टार्ट करेगा, ये सेंटर से आगे जाना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर उसका वैल्यू सेंट्रीपेटल के बराबर होगा तो वो सर्कुलर मोशन करने वाला है सेम रेडियस के ऊपर। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हुआ तो हर टाइम रेडियस बढ़ेगा और वो सर्कुलर मोशन करने वाला है। तो इसका हम एग्जांपल लेंगे, इसका अगर हम बेसिक एग्जांपल देखेंगे, मेरी गो राउंड। जो मेरी गो राउंड होता है यानी कि जो भी मेला लगता है तो उस मेले में जो छोटे छोटे बच्चे खिलते हैं, यानी कि वो घोड़ा वगैरह जो होता है उसके ऊपर बैठते हैं और वो घुमाता है। तो घुमाने के बाद वो जो घोड़े जिसके ऊपर बच्चा बैठा होता है वो घोड़े आवे मूव करना स्टार्ट होता है। इन दैट केसेस अगर समझो कि वो इस तरह से होता है, यहाँ पे एक चीज़ होगी बैठने के लिए, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे। तो ये जो खिलौना होगा, यहाँ पे जो हॉर्स होगा, यहाँ पे अगर इसके ऊपर कोई बच्चा बैठता है, देखो अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद ये थोड़ी देर में क्या होगा, इसका पोजीशन चेंज होगा, ये आगे जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इस केस में ये आगे क्यों गए, क्योंकि इनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा। एंड फॉर दिस केस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू सेंट्रीपेटल से क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, इसलिए ये सेंटर से आगे जाना स्टार्ट हुआ। तो ये एक एग्जांपल था मेरी गो राउंड का। सेकंड वाला एग्जांपल, अगर हम किसी भी व्हीकल में बैठते एंड व्हीकल सडनली टेक्स अ टर्न, अगर कोई भी व्हीकल सडनली टर्न लेता है तो उस केस में क्या होता है कि जो पैसेंजर अंदर बैठा होता है वो उस डोर की तरफ, उस व्हीकल के डोर की तरफ पुश होता है। समझो कि अगर यहाँ पे कोई व्हीकल होता एंड इसके अंदर अगर कोई पैसेंजर बैठे वाले रहते हैं तो ये अगर सडनली टर्न लेगा तो इसके अंदर जो पैसेंजर हो गए वो इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ फेंके जाएंगे, यानी कि इनके ऊपर कौन सा फोर्स लगा, तो इनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा। लेकिन अगर किसी वजह से कोई भी पार्टिकल अंदर की तरफ खींचे चले जाता है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगने वाला है, तो उसके ऊपर सेंट्रीपेटल। और एक एग्जांपल लेंगे हम वॉशिंग मशीन वाला। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, जब हम क्लोथ्स को ड्राई करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से नए मार्केट में अभी जितने भी वॉशिंग मशीन्स आए वाले, तो उसमें क्या होता है कि क्लोथ को वो क्लीन भी कर देते हैं
और उनको ड्राई भी कर देते। तो इसमें ड्राइंग का प्रोसेस किस तरह से होता है कि जब वो क्लोथ्स को वो ड्रम रोटेट करता है तो ड्यू टू रोटेशन उस क्लोथ के अंदर जितने भी वाटर के पार्टिकल्स है उनके ऊपर फोर्स लगता है, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल, जिसके वजह से वो सेंटर से आवे जाते हैं। जैसे वो सेंटर से आवे जाते हैं उन क्लोथ्स को वो छोड़ देंगे और उसकी वजह से जितना भी वाटर पार्टिकल्स उन क्लोथ्स के अंदर था वो निकल के चला जाएगा एंड क्लोथ्स बिकम ड्राई। तो ये कंडीशन था, तो ये था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बेसिकली आपको याद रखना है कि वो सीडो फोर्स होता है, वो रियल फोर्स नहीं होता एंड इसका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है सेंट्रीपेटल के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल एंड उनके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए, फॉर्मूला भी देख लिया। अब आपको सिर्फ अप्लाई करना है कि कहाँ पे सेंट्रीपेटल होगा, कहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो बहुत का सेम है। अब जितने भी नेक्स्ट सेशन होगा उस सेशन में हम इन्हीं फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अब हमें फॉर्मूला पता है सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल दोनों का भी। तो आगे के जो होंगे अब इनके सिर्फ एप्लीकेशंस हो गए कि इनका यूज किस तरह से किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनके बेसिक एप्लीकेशंस।